दोस्तों पिछले कई दिनों से इंटरनेट में ये काफ़ी कुछ वीडियो चैनल्स बता रहे हैं कि 3 साल के बाद कोई भी 498 का केस डाला जाए या 406 का केस डाला जाए तो वो माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के में जाने से क्वैश हो जाता है। लेकिन जब तक हम जजमेंट को ठीक से हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जजमेंट आई थी और उस जजमेंट के फैक्ट्स क्या थे, उन जजमेंट के जो फैक्ट्स हैं हमारे केस के साथ एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, जब तक हम उस जजमेंट को डिटेल से हम पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक कोई भी एक कंक्लूसिव रीज़न बताना कि ये जजमेंट उस हमारे केस पे एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, तो बताना कठिन होगा। तो जब तक जजमेंट का एक एक पोर्शन को ठीक से एनालाइज ना किया जाए और उस जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसके फाइंडिंग्स क्या थे, जब तक कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड ना करे सुप्रीम कोर्ट, तब तक वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जब भी जो डिसाइड करता है तो वही बाइंडिंग होता है दूसरी कोर्ट्स के ऊपर। अगर कोई फैक्ट्स क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस ना करे सुप्रीम कोर्ट और बल्कि सिर्फ फैक्ट्स और जो भी हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है उसको अफर्म्ड कर दे, तो हर केस दूसरे केस के साथ अलग होता है। तो इसलिए पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि जजमेंट में क्या था। तो उस जजमेंट को हम जानने की अब कोशिश करते हैं। तो ये जजमेंट थी, ये थी क्रिमिनल अपील 416 ऑफ 2020 arising out of the special leave petition criminal number 2908 of 2019। तो स्पेशल लीव पिटीशन जो भी फाइल होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जाती है। तो कोई ये डायरेक्टली नहीं फाइल कर सकते जब तक कोई हाई कोर्ट कोई ऑर्डर या जजमेंट नहीं दे देती है, तो उसी ऑर्डर के ऊपर ही कोई भी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हो सकती है। तो इस केस में क्या था कि इस केस में 2 स्पेशल लीव पिटीशंस फाइल हुई थी। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं विद करके लिखा हुआ है ये पोर्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्पेशल लीव पिटीशंस को एक साथ सुनकर और एक कॉमन जजमेंट दी है इन दोनों की। तो ये जो पिटीशन थी पहली वाली, ये मदर इन लॉ ने फाइल की थी अगेंस्ट वाइफ के हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर गई थी ये भी। और ये दूसरी जो जजमेंट है वो वाइफ ने फाइल की थी मदर इन लॉ के ऊपर और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के ऊपर। तो ये जजमेंट जो है वो 3 ऑनरेबल जजेस की बेंच ने दी थी। ये 24 अप्रैल 2020 में डाली गई थी, मतलब दी गई थी। और ये 16 पेज की जजमेंट है। इस जजमेंट के थोड़े से हम ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं था इस जजमेंट में था क्या। इस जजमेंट में ये था, देखिए, कि एक कंप्लेनेंट का जो शादी हुआ था वो 2007 में हुई थी शादी, 28 जुलाई 2007 में। मैरिज बताया कि दिल्ली में हुई थी। पैरा नंबर 3 की जजमेंट ये बता रही है, जो थोड़े फैक्ट्स डिस्कस किए हैं इस जजमेंट में। मैरिज दिल्ली में हुई थी। थोड़े उसके बाद ये लिखा है कि जो पार्टीज थी वो वर्किंग थी, वो मुंबई चली गई थी और फिर सेपरेट रह रही थी 10 जून 2009 में। फिर 24 जुलाई 2009 में हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी फैमिली कोर्ट बांद्रा में, जो और साथ में बताया कि जो ये फैमिली कोर्ट में ये पिटीशन अभी भी, डिवोर्स पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। फिर इन्होंने बताया है, जजमेंट का चौथा पैराग्राफ ये बताता है कि 3.5 साल के बाद वाइफ ने कंप्लेंट फाइल की थी दिल्ली में, और जो कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई थी FIR पे अगेंस्ट हस्बैंड, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के ऊपर। उनमें साथ में ये लिखा था कि एक लिस्ट ऑफ स्त्रीधन आर्टिकल्स दिए थे, आर्टिकल्स की एक लिस्ट दी थी। उसमें कहा क्या था, अलेजिंग कहा था कि ये सारे आर्टिकल्स मतलब जो हस्बैंड और उनकी फैमिली मेंबर्स की पोजेशन में है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, 29 अक्टूबर 2014 को पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड की 406 के अंदर, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, और 498 जो क्रूएल्टी कॉज टू अ मैरिड वुमन इंडियन पीनल कोड में। ठीक, तो ये कुछ फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट को रिप्रोड्यूस किया है। इस पैराग्राफ में क्या लिखा, जो कंप्लेंट की जो स्टेटमेंट थी FIR में, वो मेंशन की है इसमें। तो आगे क्या लिखा है, फिर पैरा नंबर 5 पे जाके देखते हैं। तो फिर उन्होंने बताया है कि जो 16/6/2015 को हस्बैंड ने स्त्रीधन आर्टिकल्स दे दिए, साथ में एक पे ऑर्डर दे दिया 5,98,000 का, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि कंप्लेंट ने आर्टिकल्स को लेने से मना कर दिया इस ग्राउंड पे कि
जो लिस्ट थी वो इनकम्प्लीट है और कई स्थिर धन आर्टिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट नहीं किए हैं। फिर उसके बाद 25 मई 2016 को पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी अगेंस्ट हस्बैंड, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के ऊपर, जो कि रेजिडेंट्स थे। हु वर द रेजिडेंट्स, सॉरी पहले उन्होंने हस्बैंड के ऊपर चार्जशीट फाइल की और मदर इन लॉ के ऊपर, और एंड नॉट लिखा है, एंड नॉट अगेंस्ट ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो कि वो रेजिडेंट्स थे सिंगापुर के। 2008 से 2014 में वो लोग रेजिडेंट्स थे, सो सिंगापुर में रह रहे थे। फिर उसके बाद वो हांगकांग चले गए थे। फिर इसमें ये लिखा है कि चार्जशीट में क्लियरली मेंशन किया है कि कंप्लेनेंट ने लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स थे वो प्रोवाइड की है, वो जो कि जो रिमेनिंग हिस्ट्री आर्टिकल्स के जो स्थिर धन की जो लिस्ट है वो अभी तक नहीं दी है। चार्जशीट में जो कोर्ट में डाल दी थी पुलिस ने, उसमें ये लिखा था कि चार्जशीट में कि स्थिर धन के जो आर्टिकल्स की जो लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट नहीं दी है रिमेनिंग आर्टिकल्स की। As complainant has not provided the list of remaining articles till now, तो जितने भी आर्टिकल्स रह गए हैं उसकी एक लिस्ट नहीं दी है। फिर उन्होंने लिखा है जो जजमेंट में 9 जनवरी 2017 को पुलिस ने रिकॉर्ड किया कि कंप्लेनेंट ने पुलिस स्टेशन आई और 24 अगस्त 2016 में एक लेटर के साथ एक एडिशनल लिस्ट दे दी कि जो आर्टिकल्स उन्हें नहीं प्राप्त हुए हैं। फिर सेम लिस्ट जो है वो फाइल की पुलिस के पास 5 दिसंबर 2016 को और रिक्वेस्ट किया कि बाकी रिमेनिंग आर्टिकल्स रिकवर किए जाएं। तो एडिशनल लिस्ट जो थी वो कि 7 साल से ज्यादा टाइम के बाद फाइल की थी, जो कि डिवोर्स पिटीशन फाइल हो गई थी 2009 में। तो फिर ये एडिशनल लिस्ट 7 साल के बाद दी, और जो कि साथ में 1 ईयर आफ्टर दी हस्बैंड हैज डिपॉजिटेड दी स्थिर धन आर्टिकल्स। तो और जब हस्बैंड ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सारे आर्टिकल जमा कर दिए और साथ में पे ऑर्डर भी दे दिया, उसके बाद ये लिस्ट वाइफ ने डिपॉजिट की 1 साल के बाद। फिर कोर्ट ने लिखा 7 पैराग्राफ में, कोर्ट ने फिर जो ट्रायल कोर्ट में, जिस कोर्ट में उन्होंने पुलिस ने फाइल की थी चार्जशीट, उसमें 406 और 34 आईपीसी हस्बैंड के ऊपर और मदर इन लॉ के ऊपर लगा दिया, फ्रेम कर दिए चार्जेस। लेकिन हस्बैंड को के ऊपर 498A भी लगाया। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हस्बैंड के ऊपर 498 का केस चलाया जाए, साथ में 406 का, और मदर इन लॉ के ऊपर सिर्फ 406 का केस चलाया जाए। फिर यहाँ पे एक और लिखा है आगे पैराग्राफ में कि जब चार्जशीट पुलिस ने सबमिट की थी 25/5/2016 को, और जब ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए थे अगेंस्ट दी हस्बैंड और मदर इन लॉ के अगेंस्ट, तब क्या कहते हैं, सॉरी, तब हस्बैंड, मदर इन लॉ ने, सिस्टर लॉ और ब्रदर इन लॉ ने रिट पिटीशन फाइल की कि 2016 में, रिट पिटीशन का नंबर है ये, रिट पिटीशन नंबर 431/2016 की FIR को क्वैश कर दिया जाए। जो FIR फाइल की थी कंप्लेनेंट ने, उस FIR को क्वैश कर दिया जाए 498 406 आईपीसी की। हाई कोर्ट ने फिर जजमेंट दी। जजमेंट में लिखा है 12/10/2018 को जजमेंट दी। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट फाइल नहीं, नो चार्जशीट फाइल अगेंस्ट द ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो फिर पिटीशन का क्वैश करने का FIR ऑन द बिहाफ ऑफ देयर बिहाफ वाज रेंडेड इनफ्रक्टस। चूंकि पुलिस ने ऑलरेडी रिलीफ दे दिया है ब्रदर इन लॉ को और सिस्टर इन लॉ को फाइनल रिपोर्ट में, तो फिर FIR को क्वैश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इनफ्रक्टस हो गई है। फिर साथ में लिखा कि हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी रिट पिटीशन को इस एक्सटेंट पे कि जो हस्बैंड है और जो मदर इन लॉ है उनके ऊपर 498 का केस नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि FIR जो है वो 3 साल के बाद फाइल की थी। इन्होंने बताया कि जो ये हाई कोर्ट ने कहा था कि जो FIR जो फाइल थी वो 3 साल की लिमिटेशन के बाद फाइल की गई है। 3 साल का एक पीरियड होता है, जो 3 साल का जो पीरियड डिफाइंड है 468 CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखेंगे तो उसमें सारे सेक्शंस के लिमिटेशंस बता रखे हैं। जो भी ऑफेंसेस हैं, 6 महीने का सजा, 6 महीने की जिसमें सजा है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, जिसमें 1 साल की सजा है उसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल है, तो 3 साल की सजा है जिसमें उसका टाइम ड्यूरेशन 3 साल है, और बाकी जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उनका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। हाँ जी, फिर अब जजमेंट पे आइए। और विद रिगार्ड्स टू ऑफेंस 406 IPC, तो 406 के ऊपर उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है,
और जब तक आप डाउरी आर्टिकल्स रिटर्न नहीं कर देते तो एक कॉन्टिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन होगा। मतलब अगर आप 4 साल बाद डाउरी आर्टिकल रिटर्न कर रहे हैं तो कॉज ऑफ एक्शन 4 साल के बाद वहीं से चालू होगा। तो ये इस ग्राउंड पे, लिमिटेशन के ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं की जा सकती। सिर्फ ये लिखा है ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लिमिटेशन पे ये मतलब पिटीशन क्वैश नहीं की जा सकती। और फिर साथ में लिखा कि जो इंटरेस्टमेंट, जो डाउरी आर्टिकल्स की जो इंटरेस्टमेंट, जैसे किसी को हम चीज सौंपते हैं, वो क्या लिखा था कि कंप्लेंट में सिर्फ मदर इन लॉ के ऊपर लिखा हुआ था। तो कंप्लेंट एफआईआर में हस्बैंड के ऊपर नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए हाई कोर्ट ने हस्बैंड की 406 की भी पिटीशन थी वो क्वैश कर दी। और लेकिन मदर इन लॉ को के ऊपर कहा कि 406 की जो ऑफेंस है, जो ट्रायल है, जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, वो चलता रहेगा। तो ये कंक्लूजन ये निकल के आया है, हाई कोर्ट ने हस्बैंड को और उनकी फैमिली को रिलीफ दी। 498 406 हस्बैंड को के ऊपर से हटा दिया, मदर इन लॉ के ऊपर 498 तो हट ही गया, सिर्फ 406 रह गया। अब इसके ऊपर क्या हुआ, आगे लिखा है इसमें कि 10वें पैराग्राफ में, उस जजमेंट के अगेंस्ट जो मदर इन लॉ ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की, जो स्पेशल पिटीशन का नंबर 298 ये जो बता रखा है, अगेंस्ट दी वाइफ के अगेंस्ट, और बाकी लोगों को परफॉर्म पार्टीज बना दिया, जो भी उनके हस्बैंड, जो उनके जो हस्बैंड थे, जो वाइफ के जो हस्बैंड थे, और वाइफ के जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये परफॉर्मा पार्टी थे, ये रिस्पोंडेंट परफॉर्मा रिस्पोंडेंट थे। ठीक है, आगे फिर ये बताया कि जो कंप्लेनेंट ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल, कंप्लेनेंट ने भी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, उसका नंबर बताया, डायरी नंबर, और किसके अगेंस्ट फाइल की, हस्बैंड के ऊपर, मदर इन लॉ के ऊपर, ब्रदर इन लॉ के ऊपर और सिस्टर इन लॉ के ऊपर, और साथ में स्टेट को भी पार्टी बनाया, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। फिर साथ में लिखा कि आगे लिखा उन्होंने कि दोनों की जो पिटीशंस थी एक साथ सुनी गई सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे आइए, इसमें क्या लिखा है कि डिटेल वर्जन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया, फिर उन्होंने कुछ केस लॉ डिस्कस किए। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा और। हाँ, अब पैरा नंबर 13 में इन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स थी हाई कोर्ट की 498 की, उन्होंने कहा कि हम वी आर द फिल्म ओपिनियन, हम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं कि हम इसे इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम, जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 इयर्स के बाद फाइल किया है, तो हम इस ऑर्डर के ऊपर इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो फिर साथ में ये बताया कि जो एफआईआर फाइल हुई थी 2015 में, जो कि टाइम बैरिड है, कंप्लेंट फाइल डिवोर्स की पिटीशन डाली गई 2009 में, और कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई एफआईआर के फॉर्म में 2015 में। तो कहते हैं बहुत 3 साल से काफी ज्यादा टाइम निकल गया है। तो ये बहुत काफी ज्यादा इनऑर्डिनेट डिले कह लीजिए इसको। तो जो डिले होता है काफी ज्यादा, एक आधे दिन का नहीं, जब 1 महीने का नहीं था, सालों का डिले था। तो फिर ये लिमिटेड टाइम बैरिड के कहा सुप्रीम कोर्ट ने। फिर साथ में लिखा कि रीजंस लिखा, फिर लिखा इन द फैक्ट ऑफ दिस रीजंस बाय द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंडर 401 कहा था कि 498 ने जो हाई कोर्ट ने जो रीजंस बताए थे वो जस्टिफाई हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट भी उन जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को मानते हैं। तो फिर साथ में लिखा कि मैरिज जो थी, पैरा नंबर 14 में लिखा कि मैरिज जो हुई थी वो 2009 में हुई थी, और 24 जुलाई 2009 को हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी थी मुंबई में। अभी डिवोर्स की जो पिटीशन थी उसमें भी कोई ऐसी एलिगेशन जो पेंडिंग है अभी, तो कोई एलिगेशन नहीं लिखी है वाइफ ने कि वाइफ ने स्त्रीधन क्लेम किया है। ठीक है जी। फिर आगे लिखा है इट इज नॉट डिस्प्यूटेड that all स्त्रीधन particles as per the list enlisted by the wife along with the pay order was tendered by a wife and then she did not accepted the same स्त्रीधन articles as well as the pay order। जो उन्होंने बताया कि जब हस्बैंड ने ऑलरेडी एक लिस्ट दी, मतलब आर्टिकल्स जमा कर दिया, साथ में पे ऑर्डर भी दे दिया था 5,98,000 का, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास अभी तक है, वो पुलिस के पास है। फिर एफआईआर में आगे लिखते हैं कि एफआईआर में कहीं भी ऐसी एलिगेशन नहीं लगाई वाइफ ने कि स्त्रीधन से मदर लॉ ने डिमांड किए, और देयर वाज एनी रिफ्यूजल ऑन द साइड ऑफ द रिटर्न ऑफ द स्त्रीधन, जबकि आपने आर्टिकल्स डिमांड नहीं किए और जा फिर उन्होंने मना कर दिया। तो आपने कंप्लेंट जो फाइल की थी, तो उस कंप्लेंट में भी वाइफ ने कोई ऐसी एलिगेशन नहीं लगाई कि मदर लॉ ने या हस्बैंड ने उस आर्टिकल्स को अपने पास मतलब कभी वाइफ ने मांगे हो उनसे आर्टिकल्स, और हस्बैंड वाइफ ने से मतलब जो हस्बैंड और जो मदर लॉ ने देने से मना कर दिया। जब तक ने एलिगेशन नहीं लगाई तो इसका मतलब कंप्लेंट में उन्होंने मेंशन नहीं किया था। आगे लिखते हैं
फिर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने बताया कि हस्बैंड ने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया आर्टिकल्स, और जो लिस्ट दी थी वाइफ ने, और ये कहना सही, ये इट कैनॉट बी सेड कि दैट द मदर इन लॉ और हस्बैंड एवर वांटेड टू कीप द स्त्रीधन आर्टिकल्स। तो उन्होंने ओपिनियन लगाया कि अगर चूंकि आर्टिकल्स उन्होंने जमा ही कर दिए थे, तो ऐसा कहीं नहीं निकल के आता, निष्कर्ष नहीं निकल के आता कि उनको इसमें स्त्रीधन आर्टिकल्स में कोई ज्यादा इंटरेस्ट था, एज वेल एज द मनी विद दैम। तो फिर उन्होंने साथ ही लिखा कि लिस्ट जो सबमिट की थी कंप्लेंट ने 2016 में, जो कि पुलिस की जो फाइल की जो रिपोर्ट, चार्जशीट की रिपोर्ट थी, उसमें 9 जनवरी 2016 में ये निष्कर्ष निकल के आता है, क्लियरली अपीयर्स टू बी आफ्टर थॉट as same was filed with more than 7 years of filing the divorce petition। तो ये कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो सेकंड लिस्ट दी थी वाइफ ने, वो आफ्टर थॉट भी हो सकती, आफ्टर थॉट थी, क्योंकि 7 साल हो गए थे डिवोर्स को पिटीशन फाइल करने के, और 3 साल हो गए थे जब पहली लिस्ट जो फाइल कर दी थी। तो पहली लिस्ट फाइल करने के 3 साल के बाद वाइफ ने सेकंड लिस्ट दी, तो ये उन्होंने कहा कि ये आफ्टर थॉट भी है, ये आफ्टर थॉट है। अब यहाँ पे बताया कि फिर अब अगला पैरा नंबर 16 पे चलते हैं। वो पैरा नंबर 15 कंटेंशन थी काउंसिल की, पैरा नंबर 16 पे जाते हैं। पैरा नंबर 16 में जाते हैं कि उन्होंने बताया कि जो कंप्लेनेंट नहीं थे, जो स्त्रीधन आर्टिकल्स लगाए हैं, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि एलिगेशन जो लगाई हैं कंप्लेनेंट ने कि जो स्त्रीधन आर्टिकल्स उनसे नहीं मिले हैं और चार्जेस लगाए हैं जो मदर लॉ के, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो मदर लॉ के ऊपर जो चार्जेस हैं इस केस में सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? केस के फैक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक कंप्लेंट जो है एक प्रेशर टैक्टिक्स है, मतलब दबाव डालने के लिए डाली गई है, जो कंप्लेनेंट ने अडॉप्ट की है अगेंस्ट मदर हस्बैंड, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। फिर साथ में ओपिनियन दिया जो कि विच इज अ क्लियरली एंड अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड इज लायबल टू बी क्वेश्चन इन टोटो। कोर्ट ने कहा कि ये एक अब्यूज प्रोसेस है, कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अब्यूज प्रोसेस है, तो ये इसे क्वैश कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने सुप्रीम स्पेशल लीव पिटीशन जो फाइल की थी मदर इन लॉ ने, उसमें 406 जो FIR जो मुकदमा चल रहा था 406 का, जो ट्रायल कोर्ट के जो चार्जेस फ्रेम कर दिए थे, उसको क्वैश कर दिया and dismiss the appeal arising from the special leave petition filed by the complainant। तो कंप्लेनेंट की जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब ये देखिए, इस फैसले में जो फैक्ट्स थे वो हर केस के साथ अलग अलग हो सकते हैं, कुछ मैच भी कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो जो कितने फैक्ट्स मैच कर सकते हैं, तो उसी फैक्ट्स का किस केस में कितना एप्लीकेबल होगा, ये तो कोर्ट का ही काम, मतलब माननीय कोर्ट का काम है। उम्मीद है ये आपको ये डिस्कशंस जो की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार की वीडियोस बनाए जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।